नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की एक बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी निकल आई है। जान से मारने की धमकी का ये खत जो है ये मिला है और कहा जा रहा है एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली है। योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी जो है वो इसमें दी। इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम भी हैं यहां पर। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है और इस धमकी में योगी आदित्यनाथ के अलावा भी कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। देवेंद्र तिवारी के घर पर बैग में धमकी मिली है। संतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी वाला बैग मिला है, जरा बताइए इस बैग में क्या है? केवल योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकी है, किसी और को लेकर भी है? कौन इसके पीछे है? जो भी जानकारी है जरा तफसील से आज तक के दर्शकों को दीजिए। देखिए, ये देवेंद्र तिवारी हैं। ये मूलतः अयोध्या के लखनऊ के रहने वाले हैं, वर्तमान में अयोध्या में आज हैं। इनके घर पर 2 दिन पहले एक बैग पहुंचता, एक चिट्ठी पहुंचती है पोस्ट के जरिए। उसमें ये धमकी भरा पत्र पहुंचता है और जिसमें साफ तौर पर देवेंद्र तिवारी को निशाना बनाने की बात की जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की बात की जाती है। और जिस व्यक्ति को ये निशाना बनाने की बात की जाती है वो देवेंद्र तिवारी का बैकग्राउंड बता दूं तो कि देवेंद्र तिवारी के द्वारा जो स्लॉटर हाउसेज उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे थे उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाता है और उन पर जो आवाज मुखर करने की जो बात आती है तो देवेंद्र तिवारी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में देवेंद्र तिवारी को ये जान से मारने की धमकी भरा पत्र आया है। इस पत्र की जांच करवाई जा रही है। जो लखनऊ का आलमबाग थाना है वहां पर एनसीआर नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट यानी आईपीसी की धारा 507 में ये एफआईआर ये एनसीआर दर्ज हुई है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। लेकिन इतना जरूर है कि 15 अगस्त के संवेदनशील मौके पर जब यूपी एटीएफ ने सहारनपुर से जिस नदीम को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में साफ हुआ कि नुपुर शर्मा समेत तमाम अन्य लोगों के उसके निशाने पर थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो उसके हैंडलर थे वो फिदाइन हमले की कोशिश करवा रहे थे उससे और वो खुद भी ट्रेंड हो रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी इन दोनों लोगों के नाम की धमकी का मिलना कहीं न कहीं बेहद संवेदनशील हो जाता है। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने इस मामले में एनसीआर दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के संतोष। और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे जब नई अपडेट सामने आएगी। और अब बात करते हैं डैम से रिसाव, खतरे में कई गांव। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर कारम नदी पर बने डैम में दरार से हड़कंप है। डैम से लगातार पानी बह रहा है। खतरा डैम के टूटने का है। सेना की टीम मोर्चे पर है। सेना डैम को बचाने में युद्ध स्तर पर लगी हुई है। डैम के आसपास धारा 144 से 11 गांव खाली करा दिए गए हैं। 40,000 लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है। आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें। सभी लोग बाहर आ जाएं। खतरे में है 300 करोड़ से ज्यादा लागत वाला डैम। रिस रहा है पानी। 11 गांव के डूबने का खौफ है। गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। डैम को बचाने की युद्ध स्तर पर कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में धार के कारम नदी पर बन रहे डैम को टूटने से बचाने के लिए सेना ने मार्च संभाल लिया है। सेना के जवान बांध के रिसाव को बंद करने में जुट गए हैं। सूरत, बड़ोदरा, दिल्ली और भोपाल में पहुंची एनडीआरएफ की टीम मौके पर डटी हुई है। धार जिले में कारम नदी पर बने बांध में पिछले 24 घंटे से लगातार खुदाई का काम चल रहा है। प्रशासन की टीमें कोशिश ये कर रही है, हैवी ड्यूटी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि बांध के एक सिरे से एक चैनल बनाया जाए जिससे कि है जो एक्सेस वाटर जो है उसको एक ऑल्टरनेट रास्ता दिया जाए। लेकिन जो रिसाव की स्थिति है, जो इसकी वजह से ये स्थिति पहली कंडीशन में उत्पन्न हुई थी, वो स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। जगह जगह पर बांध में रिसाव हो रहा है। धार के इस डैम में गुरुवार से ही पानी का रिसाव शुरू हुआ।
कल बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई। डैम की दीवार का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने आनन फानन में डैम के आसपास के 11 गांव खाली करा लिए। निर्माणाधीन कारम बांध से सीपेज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उस पर कल से ही मैं नजर रखे हुए हूं। हमारे दोनों मंत्री, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और स्थानीय मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी कल से ही बांध स्थल पर मौजूद हैं। हमारे ईएनसी, अन्य इंजीनियर्स, विशेषज्ञों की टीम, कमिश्नर, कलेक्टर, प्रशासनिक सारे अधिकारी बांध स्थल पर और प्रभावित होने वाले क्षेत्र में कल से ही उपस्थित है। धार जिले के 8 और खरगोन के 3 गांव शामिल हैं। इसमें करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। डैम से प्रभावित होने वाले गांव में धारा 144 लगा दी गई है। डैम क्षेत्र से 4 किलोमीटर दूर आगरा मुंबई हाईवे को डाइवर्ट कर दिया गया है। सीपेज होने की सूचना मिली थी, तो कल से हमारा प्रशासन एक्टिव है और बांध को चूंकि तेजी से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इस स्थिति में प्रयास किए जा रहे हैं। बांध का सल्यूस गेट खोलने के प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद है कि वो 15-20 दिन में खुल जाएगा। एहतियातन हमने नीचे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है 11 गांव जो आते हैं उनको खाली करा लिया है और लोगों को उचित स्थान पर भेज दिया। कारम नदी परियोजना के तहत इस डैम का निर्माण 4 साल से चल रहा है। डैम पूरी तरह बन जाने के बाद 52 गांव में सिंचाई का पानी मिलेगा। इस परियोजना पर 304 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। निर्माण के बीच ही डैम में रिसाव से शिवराज सरकार घिर गई है। विपक्ष ने घपले, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो जल संसाधन मंत्री ने जांच की बात की। हेमेंद्र शर्मा, धार, आज तक। तो 4 साल से बन रहे डैम में दरार की खबर सामने आई। हेमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जरा बताइए ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि हेमेंद्र कहा जा रहा है कि 11 गांव ऐसे हैं जिन पर सीधे सीधे खतरा है। शासन प्रशासन अलर्ट है, लेकिन कई सारे और सवाल हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां की कहानी बताइए। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल। जी देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 11 गांवों पर खतरा है, वो खतरा बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने, एनडीआरएफ की टीम ने, एसडीआरएफ की टीम ने और आर्मी के जवानों ने वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि एक्सेस वाटर जो डैम में है उसको बाहर निकाला जाए ताकि इस डैम को फूटने से बचाया जा सके। और उसके लिए एक चैनल जो है राइट साइड से डैम के खोदा जा रहा है। पिछले 36 घंटों से उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 6 हेवी ड्यूटी मशीन उसमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक सफलता फिलहाल उसमें नहीं मिली है। और फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से एक ऑल्टरनेट रूट पानी के बहाव के लिए वहां से निकले, ताकि डैम के अंदर जो है पानी कम हो जाए और उसकी वजह से जो है डैम के ऊपर प्रेशर कम पड़े, क्योंकि रिसाव अभी भी लगातार जिस जगह पर पहली दफा आपसे करीब 50 घंटे पहले देखा गया था अभी भी उसी तरीके से जारी है, बल्कि उसकी स्पीड और कैमरा ज्यादा हो पर्सन गई से है। गुजारिश कीजिए कि वहां की खतरे तस्वीरें भी दिखाएं। आपको ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे हुए हैं, एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वहां की तस्वीरें भी दिखाएं, जरा हमारे दर्शक भी देखें कितना बड़ा ये खतरा है। और साथ ही साथ आप जो बता रहे हैं वो बताइए भी जानकारी। देखिए, जो मैं आपको जी मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्जैक्ट स्पॉट है उससे करीब 15-20 मीटर नीचे में आ गया हूं, क्योंकि वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है डैम पे, जहां पे ये इवैक्यूएशन साइट है। लेकिन मैं डैम के नीचे फुटहिल्स में हूं और यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ है, और ये जो पीछे फुटहिल्स के ऊपर जो पहाड़ है जहां पर ये लोग खड़े हुए, ये वो लोग हैं जो इवैक्यूएट किए गए हैं। ये लोग पहाड़ों पर चढ़कर अपने घरों को देख रहे हैं और साथ में दूसरी तरफ जो डैम की तरफ जो है जो इवैक्यूएशन साइट है उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो जो डैम की जगह है वहां पर अभी मैं फिलहाल आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन वहां पर 6 हेवी ड्यूटी मशीन्स जो है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय कर रखी हैं। वो हेवी ड्यूटी मशीन्स कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से वहां पर ये ऑल्टरनेट पानी के लिए व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन वो बन नहीं पा रही है क्योंकि स्ट्रेटा बहुत थिक है, रॉकी है। इसकी वजह
से कल रात भर काम चला। सुबह 5 बजे थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद 2 हेवी ड्यूटी मशीन और एक्स्ट्रा लाई गई और कुल मिलाकर 6 हेवी ड्यूटी मशीन से अभी काम चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस स्ट्रेटा को निकाल दिया जाए, क्योंकि प्रशासन कोशिश कर रहा है। नहीं की जा सकती। जरा सवाल सुनिए पहले। जो सरकार ने कहा है कि वो 4 साल से ये डैम बन रहा था। 11 गांव ऐसे हैं जहां पर खतरा है। 40,000 लोग ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि विस्थापित कराए जा रहे हैं। तो 40,000 एक बहुत बड़ी संख्या है। उसको लेकर क्या इंतजाम है, क्या उनकी जिंदगी होगी, कैसे कैसे प्रशासन अलर्ट है। धारा 144 लगा दी गई, वो एक विषय है, अच्छी बात है, लेकिन उन 44,000 40,000 जिंदगियों को क्या, कैसे उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए ये जो 11 गांव के लोग हैं, इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। धर्मशालाओं में, स्कूलों में इनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। इनको भोजन की व्यवस्था भी सरकार अभी फिलहाल कर रही है और सरकार का ये मानना है कि अगर वो पानी निकालने में इस डैम से कामयाब हो जाती है तो खतरा फिलहाल टल जाएगा, क्योंकि ये डैम अभी पूरी तरह से बना नहीं है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, इसको पूरा होने में अभी टाइम लगेगा। इस डैम से अगर पानी एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल दिया जाएगा तो खतरा हट जाएगा और खतरा हटने के बाद इन लोगों को जो फिलहाल वहां से इवैक्यूएट किया गया है, जिन 40,000 लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनको वापस उनके घरों तक भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले डैम से पानी बाहर निकालना होगा, जिसके लिए पूरी तरह से प्रशासन कोशिश कर रहा है। 6 हेवी ड्यूटी मशीन वहां लगाई गई है। आज हेलीकॉप्टर से भी सर्वे किया गया। सरकार ने यह भी कहा है कि वो IIT रुड़की के टॉप इंजीनियर से भी संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आप भी लगातार नजर बनाए रखिए वहां से, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और धर्म के नाम पर कट्टरपंथी कैसे ले रहे जान हम दिखाते हैं। धर्म पर बयान, आफत में जान। जी हां, क्योंकि धर्म के नाम पर कट्टरपंथियों ने ऐसा लग रहा है कि सारी हदों को पार कर दिया है। 34 साल बाद सलमान रश्दी ने इश्क-निंदा को लेकर उनसे बदला लिया गया। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने पर नुपुर शर्मा भी बुरी तरह से घिर गई। उनको लेकर भी तमाम धमकियां आ रही हैं। दिल्ली सटे सहारनपुर में नुपुर की हत्या की आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म पर बयान और ज्ञान से जान आफत में पड़ गई। जाने माने लेखक सलमान रुश्दी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। चौतीस साल पहले उनकी लिखी किताब सैटनिक वर्सेस पर इश्क निंदा का आरोप लगा। तब से उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। जान पर खतरा मंडराता रहा है। कल वो मनहूस दिन था जब न्यूयॉर्क में धर्म के नाम पर ही चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। न्यूयॉर्क में रुश्दी पर हमला हुआ तो वहां से 11,600 किलोमीटर दूर भारत के सहारनपुर में धर्म के नाम पर साजिश का भांडाफोड़ हुआ। सहारनपुर में भी मजहबी बदले के लिए आतंकी साजिश रची जा रही थी। आतंकी निशाने पर थी बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा, जिसमें बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ माना गया। बड़ा अजीब, जो मजहब भाईचारा सिखाता है, आपस में बैर न रखने की बात करता है, मानवता, अहिंसा, प्यार, जिंदगी के बोल बोलता है, उसी के नाम पर खून बहाया जा रहा है, मौत का फरमान जारी किया जा रहा है, आतंकी साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो यहां पर आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास रुख करते हैं और समझते ये हैं कि कैसे यहां पर नुपुर शर्मा को लेकर पाकिस्तान से जैश और तमाम आतंकवादी संगठन जो हैं वो यहां पर अमित फंड कर रहे हैं, उकसा रहे हैं भारत के युवाओं को। सलमान रश्दी का केस हमने देखा, 34 साल बाद हमला हुआ उन पर और नुपुर शर्मा को लेकर खतरा बरकरार है। जरा बताइए कि ये धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथ है, इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास सहारनपुर से?
जी शुभांकर, देखिए मोहम्मद नदीम नाम का एक युवक इसी कुंडा कला गांव में, सहारनपुर के गांव में उसको यूपी एटीएस पकड़ती है और उसके बाद कई सारे खुलासे सामने आते हैं। सबसे बड़ा दावा यह है यूपी एटीएस का कि 2018 से असल में ये पाकिस्तान के टेरर हैंडलर्स के टच में था, जैसे मोहम्मद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों के जुड़े हुए लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था और एक हैंडलर से दूसरे हैंडलर तक इसकी बातचीत हो रही थी। और ये पूरा मामला इसलिए खुल पाया क्योंकि जब जिस तरह के सांप्रदायिक टेंशन वाला माहौल उत्तर प्रदेश में और बाकी देश में रहा हाल फिलहाल में, उसके बाद यूपी एटीएस हाई अलर्ट पे थी, उसके सारे यूनिट्स को अलर्ट पे डाल दिया गया था और उसी में डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाला जा रहा था। और तभी मोहम्मद नदीम इस छोटे से गांव का, कस्बे का निकल के सामने आता है, जो जैसे मोहम्मद और टीटीपी जैसे संगठनों के टच में है। जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है शुभांकर यहाँ पे कि इसको ट्रेनिंग मॉड्यूल इंटरनेट के थ्रू दिया जा रहा था। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू इस तक डेटा पहुंचाया जा रहा था, रेडिकलाइज किया जा रहा था और एक्सप्लोजिव बनाने का जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो उसको टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ में पहुंचाया गया। इसके साथ साथ फिदाइन हमले कैसे किए जाते हैं इसका भी ट्रेनिंग मॉड्यूल उस तक पहुंचाया गया टेलीग्राम और अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ये यूपी एटीएस का दावा है और ये संदिग्ध टेरर सस्पेक्ट जो है वो असल में उसको एक टारगेट भी दिया गया था, जैसे मोहम्मद के द्वारा बीजेपी की जो पूर्व प्रवक्ता है, पूर्व नेता है नुपुर शर्मा, उसको एलिमिनेट करने का टारगेट मिला था मोहम्मद नदीम को। साथ ही एक बड़ी खबर जो यहां से हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं वो ये है कि असल में नदीम के कुछ रिश्तेदार, उसकी बुआ, उसके पिता की बुआ जो है, ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं और नदीम जो गांव वालों का कहना है वो ये है कि संभवतः पाकिस्तान से बातचीत इसी वजह से हो रही थी क्योंकि वहां रिलेटिव्स रहते हैं। लेकिन यूपी एटीएस का कहना है कि ये अपने रिलेटिव्स का सहारा लेके उसको ग्राउंड बना के वीजा प्राप्त करना चाहता था ताकि पाकिस्तान जाए, वहां जैश की ट्रेनिंग ले और वहां से अफगानिस्तान मिश्र होते हुए सीरिया में जिहादी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। यानी कि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था और सैफुल्लाह जैसे अलग अलग टेरर हैंडलर्स के पास भी इसको मूव किया गया। ये गनीमत यही है शुभांकर यहाँ पे कि पाकिस्तान जाने से पहले इस पूरे टेरर मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। ये यूपी एटीएस का दावा है। सरतन से जुदा कट्टर मॉड्यूल के शिकार सलमान रश्दी भी हो गए। विवादित किताब सेटेनिक वर्सेस की रिलीज के 34 साल बाद रश्दी पर जानलेवा हमला हुआ, वो भी अमेरिका के अंदर जहां पर सुरक्षा को सबसे ज्यादा महफूज माना जाता है। दुनिया हैरान है, सन है। धर्म के नाम पर जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर उसी देश में जानलेवा हमला हुआ है जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे महफूज माना जाता है। 41 साल पहले लिखी किताब के खिलाफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में रुश्दी पर चाकुओं से हमला हुआ। हमलावर ने मंच पर चढ़कर चाकू से एक नहीं, दो नहीं, 10 से 15 वार किए। हमलावर ने चाकू से लहूलुहान करने से पहले घूंसे भी बरसाए। जब तक सुरक्षा कर्मी हरकत में आते, सलमान रुश्दी खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। ऑडिटोरियम में चीख पुकार मची थी। आनन फानन में सुरक्षा बलों ने मंच को घेरा। 24 साल के हमलावर को धर दबोचा। मंच पर ही रुश्दी को फर्स्ट एड दी गई। बहते खून को बंद किया गया। जख्मों की मरहम पट्टी की गई। फिर आनन फानन में एयर एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। रुश्दी की इमरजेंसी सर्जरी हुई। सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रू वाइली ने बताया कि उनकी हालत ठीक नहीं है। रुश्दी वेंटिलेटर पर है, बोल नहीं पा रहे, खतरे में। एक आंख, बाईं आंख की नस फट गई। लीवर में भी गहरा जख्म हुआ है। गर्दन पर चाकू के कई जख्म है। रुश्दी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो न्यूयॉर्क के चाटाउक्वा इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने पहुंचे। जिस वक्त उनका परिचय दिया जा रहा था उसी वक्त दंदनाते हुए हमलावर चढ़ा और हमले की बौछार कर दी। वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया। बाद में न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। रुश्दी गन कल्चर के खिलाफ कार्यक्रम में बोलने गए थे और वहीं पर उन पर हमला हो गया। I was shocked and stunned.
shocked and stunned. I didn't believe what I was seeing. My first reaction was, this has to be some kind of demonstration or stunt or something. And then no, it got so real so fast. And then it was terrifying. People, I was with about 400, I guess, in the audience, and we all got to our feet. People were screaming and crying out and gasping, making all these standard expressions of disbelief and shock that you would expect. आखिर ये कैसी कट्टर सोच है जो खून बहाने पर आमदा है? तारिक फतेह ने सलमान रुश्दी पर हमले को सर तन से जुदा वाली सोच बताया। पूरा सोच है कट्टरपंथी मुसलमानों की, उसमें लोन वुल्फ हो, अलकायदा हो, आईसिस हो, ये सब नहीं है। आपने हिंदुस्तान में नहीं देखा सर तन से जुदा का पूरा वावेला? किसी की भी गर्दन कोई भी काट सकता है। तस्वीर तो आ गई उस शख्स की, आप खुद देख लीजिए, आप बता देंगे कि ये कहाँ का है। अब हमें केयरफुल लेना पड़ता है कि पुलिस ने कहा या नहीं कहा। मुझे तो शक्ल से पाकिस्तानी नजर आ रहा है। मुंबई में जन्मे सलमान रुश्दी 1981 से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। उनकी किताब सेटनिक वर्सेस पर इश्क निंदा का आरोप लगा है। ईरान ने तो मौत का फतवा तक जारी किया। वहाँ के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने तो $30 लाख का इनाम तक रखा। तब से सलमान रुश्दी सुरक्षा के पहरे में है, लेकिन 34 साल बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। आज तक ब्यूरो। बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर रेवड़ी की राजनीति करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने आज यहां तक कह दिया कि जो हाल सत्येंद्र जैन का हुआ वही मनीष सिसोदिया का भी होगा। 300 करोड़ वाले तो चोर थे, उनको जेल में जाना चाहिए था। अब ये 3000 करोड़ रुपए वाले बिल्कुल बहुत साधु है, बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो सब ठीक है। ये सारा का सारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, एंटीसिपेटरी बेल, जो मैं बता रहा था कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर जो घोटाले किए हैं, अब उसका गाज गिर रहा है, तो उससे बचने की चेष्टा। दूसरा, उनकी नौकरी, उनकी स्कूल्स और उनके स्वास्थ्य की जो योजनाएं थी, अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। मनीष सिसोदिया का आपको जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन देश की इकोनॉमी का भट्टा क्यों बिठा रहे हो? मनीष सिसोदिया से आपकी राजनीतिक दुश्मनी, आप जेल में डाल दो, सुकून मिलेगा आपको। लेकिन इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना फिर भी कि मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ करके देश की इकोनॉमी बर्बाद क्यों की गई? मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स के माफ करके उनको फायदा पहुंचाया गया, रेवड़ियां बांटी गई और देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया गया। आज भारत सरकार की हालत यह हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो देश के लोगों को सरकारी स्कूल फ्री दे सके। आज गुजरात के अखबार छपे हुए हैं, आज किसी भी अस्पताल में चले जाओ, प्राइवेट अस्पताल में, लोग अपने लोगों की डेड बॉडी के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? उनको फ्री भी नहीं चाहिए, उनको अपने लोगों की डेड बॉडी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है नहीं, फ्री इलाज नहीं मिलना चाहिए किसी को, चाहे किसी का कोई मर जाए, डेड बॉडी भी मिलेगी तो पैसे दे के मिलेगी। ये फ्री भी है।